जब हम बात करते हैं ऑसिलेशन की, जब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की, तो +1 याद आ जाता है ऑसिलेशन। पेंडुलम ऑसिलेट करता था टू एंड फ्रो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से पहली पोजीशन दूसरी, ये ऑसिलेशन है। और पीरियोडिकली करता था, एक चक्कर पूरे कैपिटल टी टाइम में पूरा करता था। याद करो, पेंडुलम इधर जाता था T/4, इधर आता है T/4, इधर आता है T/4, इधर आता है T/4, टोटल जर्नी का टाइम कितना है T। लेकिन पॉइंट ये समझ में नहीं आ रहा कि एलसी ऑसिलेशन में कौन सा पेंडुलम छुपा हुआ है जो ऑसिलेट कर रहा है। इसमें तो पेंडुलम भी नहीं है, तो ऑसिलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई तो अपनी दो पोजीशन चेंज कर रहा है। वो कौन कर रहा है दिख नहीं रहा मुझे। तो क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करवाया, फिर बैटरी को उठा के फेंक दिया, तो ये लो, ये आपका कैपेसिटर है जो फुली क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर क्या किया, फिर आपने बैटरी उठा के फेंक दी, चार्ज कैपेसिटर के साथ आपने क्या लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया L। अब इंडक्टर एक वायर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स को जोड़ दिया तो ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहां से यहां आएगा और प्लस की डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करेगा। फालतू नेगेटिव का मतलब एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन घूम के प्लस की तरफ आएंगे तो यानी कि कैपेसिटर की क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिस्चार्जिंग, वो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर से जो इंडक्टर है उसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी और करंट जब इंडक्टर में जाएगा उसमें एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li²। करंट बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, कैपेसिटर खाली होता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी खाली होती जा रही है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर शुरू में कैपेसिटर के पास 100 जूल की एनर्जी थी, इंडक्टर के पास कुछ नहीं था, कैपेसिटर खाली होना स्टार्ट हो गया, मान लो किसी इंस्टेंट पर इसकी एनर्जी 80 हो गई, तो वो एनर्जी गई कहां, वो करंट की फॉर्म में ½ Li² की फॉर्म में कहां दिखेगी, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इस पूरे सर्किट में एज्यूम करना है लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी पूरे सर्किट में ही पड़ी हुई है। तो इमेजिन करें आपकी कैपेसिटर की एनर्जी घट रही है तो कहां गई, इंडक्टर में करंट की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। थोड़ी देर में क्या देखोगे, कैपेसिटर की एनर्जी और घटती 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 0 हो जाएगी। तो जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा 0 जूल पे, तो ये एनर्जी यहां दिखेगी पूरी की पूरी किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक की फॉर्म में। फिर इंडक्टर के पास एनर्जी 100 जूल आ गई, इसमें मैक्सिमम करंट आ गया, ये करंट घूम के फिर कैपेसिटर में जाएगा और ये कैपेसिटर की क्या करेगा, चार्जिंग कर देगा। और थोड़ी देर में देखेंगे इंडक्टर अपनी एनर्जी किसको दे देगा, कैपेसिटर को, और इंडक्टर खाली हो जाएगा। फिर कैपेसिटर वापस एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इसमें क्या ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी। एनर्जी L के पास, एनर्जी C के पास, एनर्जी L के पास, कभी C के पास, कभी L के पास, कभी C के पास, कभी L के पास। C के पास इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और L के पास इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब इसके अंदर और डिटेल में चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये बताया हुआ है इसमें कि ये एक्चुअल डायग्राम है, स्प्रिंग मास को छोड़ दो। ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, ये प्लस और माइनस है, और एट टाइम t = 0 इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, पूरे सर्किट में करंट 0 है। तो मैंने इंडक्टर जोड़ दिया, कैपेसिटर खाली होना स्टार्ट हो गया, खाली होना स्टार्ट हुआ तो इसमें करंट घूम रहा है, करंट जाना स्टार्ट हुआ, ये देखो करंट जा रहा है इसमें। थोड़ी देर में कैपेसिटर बिल्कुल क्या हो गया, खाली हो गया। सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में दिख रही है, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है। शुरू में करंट कम था, करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। क्लियर, कैपेसिटर खाली हो गया और कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है और करंट बढ़ नहीं सकता, करंट बढ़ना बंद हो गया। इंडक्टर नाराज हो जाएगा, वो कहेगा ऐसे कैसे बंद हो गया, मैं अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करूंगा, तुमने मेरा करंट को घटा दिया, 0 कर दिया, अब मैं उल्टी ईएमएफ पैदा करूंगा। और क्या करूंगा, कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हो रहा था, वो जब ये करंट जो क्लॉकवाइज घूम रहा था उसने कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की थी, जब इसने झगड़ा करके उल्टा करंट पैदा किया तो वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग नहीं करेगा, वो कैपेसिटर की चार्जिंग कर देगा। करंट जाएगा कहां, करंट तो वापस कैपेसिटर में ही आएगा। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन उल्टी चार्जिंग कर दी। ये प्लस और माइनस से इसने क्या किया, उल्टा करंट है, माइनस और प्लस हो गया। अब कैपेसिटर पूरी तरह उल्टा चार्ज हो गया। अब इंडक्टर के पास एनर्जी क्या होगी, 0, सारी एनर्जी वापस कहां गई,
कैपेसिटर की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब कैपेसिटर की बारी है, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज। पहले कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव थी तो इसने क्लॉकवाइज करंट सेंड किया था, अब कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिव है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंड करेगा और बिल्कुल खाली हो जाएगा। सारी की सारी एनर्जी किसमें दिखेंगी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड नीचे था, अब मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया। देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो रहा है और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी उल्टी हो रही है। ये देखो, पहले कैपेसिटर ऐसे चार्ज था, एक बार ऐसे चार्ज हो गया। पहले फील्ड ऐसे है, अब फील्ड ऐसे हो गया। अब इंडक्टर, अब कैपेसिटर खाली हो गया, करंट मैक्स हो गया। अब इंडक्टर कहेगा ऐसे कैसे मैक्स हो गया, ऐसे कैसे तुमने चेंज किया, तो अब मैं इसको उल्टी ईएमएफ जनरेट करके करंट में क्या करूंगा, कैपेसिटर को फिर चार्ज करूंगा। इस बार करंट वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के कैपेसिटर को वैसे ही चार्ज कर देगा जैसे वो ओरिजिनली था। तो एक बार जो है क्लॉकवाइज करंट, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करंट, फिर क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, जिसे कैपेसिटर कभी ऊपर प्लस है, कभी नीचे प्लस है, कभी ऊपर प्लस है, कभी नीचे प्लस है। तो एक ये ओरिजिनल डायग्राम वापस आ गया, हम बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो फिर से देखते हैं, सबसे पहले एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। फिर t/4 टाइम में ये खाली हो गया और एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में है। अगले t/4 प्लस t/4 कितना होता है, t/2 टाइम में एनर्जी वापस किसके पास आ गई, कैपेसिटर, लेकिन इन उल्टी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है। फिर t/4 फिर ऐड तो इस टाइम 3t/4 पे आपकी एनर्जी उल्टी होगी और कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज खाली हो गया। और एक बार और ऐड करो t/4, कैपेसिटर ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी में ओरिजिनल डायग्राम वापस आ जाता है। तो एक बार एनर्जी किसके पास, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और वो भी फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फील्ड कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो एक स्टूडेंट को समझाया कि देख ऐसा हुआ, वो कहता फिर क्या हुआ अगर ऐसा हुआ तो, मैंने कहा देख कैपेसिटर के पास ये एनर्जी थी ½ Q²/c, वो सारी की सारी एनर्जी खत्म करके किस में कन्वर्ट होगी, ½ Li², फिर ½ Li² से वापस क्या आ गई, ½ Q²/c, और ये चलता गया, टू एंड फ्रो करती गई एनर्जी, एल सी में घूमती गई। वो कहता फिर क्या हुआ, मतलब क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हो, इसे हुआ क्या, दुनिया में ऐसा क्या चेंज आ गया कि आज मैंने एलसी ऑसिलेशन पढ़ लिया, मैं क्या कहूँ घर में कि दुनिया में क्या चेंज आया, इसे फायदा क्या हुआ। ठीक है, एनर्जी घूम गई, मान गया जी एनर्जी घूम गई। और अगर आपका एनर्जी लॉस होता है तो ऐसा शो करोगे, ऐसे एनर्जी लॉस हो रहा है अगर होता है। और अगर आपका एनर्जी लॉस नहीं होता तो एनर्जी का ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एनर्जी अगर लॉस नहीं होती उसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और अगर एनर्जी लॉस होती है उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। पर क्वेश्चन फिर वहीं खड़ा है, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये कैसी साइंस है, एल और सी में एनर्जी घूम गई, घर चले गए, छुट्टी हो गई, ये क्या हुआ, क्या इससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। दिखाता हूं कितना बड़ा आया। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी बात थी। 1850s और 1870s के आसपास लोगों ने एलसी ऑसिलेशन की एनर्जी ट्रांसफर करनी सीख ली थी। आप लगाओ 1850 और 1900 से पहले की बात कर रहा हूं, देश आजाद नहीं हुआ था अभी। तो आप ये लगा लो कि अंग्रेजों ने एल और सी की ऑसिलेशन सीख ली थी। और 1857 और 1860s के आसपास मैक्सवेल करके साइंटिस्ट था, उस बंदे ने एलसी ऑसिलेशन लैब में करके दिखाई, लैब में की। और लैब में से जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, एनर्जी कभी एल कभी सी, कभी एल कभी सी, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितनी बार एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उसका फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला है ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC, लिखा होगा यहाँ पे, कहाँ है एलसी ऑसिलेशन में, ये रहा। तो ये फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकेंड में एनर्जी कितनी बार ट्रांसफर होती है, इतनी बार होती है। अब वो मैक्सवेल ने क्या किया, लैब के अंदर एलसी ऑसिलेशन करवाई और उसने एक ऐसी टेक्निक अपनाई कि ये एनर्जी थोड़ी सी बाहर निकल जाए। वो कैसे निकलेगी ईएम वेव में करेंगे, अगला चैप्टर है। तो उसने एनर्जी को बाहर निकाल दिया, घूम तो रही थी, थोड़ा सा बाहर निकाला और उसने ये देखा कि एनर्जी ट्रेवल करनी स्टार्ट कर दी एनर्जी ने, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बड़ी बात थी। एक लैब के अंदर मैं तुम्हें एल और सी दे देता हूं और तुम्हें कहता हूं ये एनर्जी इसके बीच में से निकाल के हवा से वहां उड़ा के दिखा दो,
नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। तो उसने लैब में करके दिखाया, कुछ ऑपरेटर सेट किया, करेंगे अगले चैप्टर में। उसने इसमें से एनर्जी को निकाल के वेव्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी तो एनर्जी बिजली की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, या अल्टरनेटिंग तो नहीं कहूंगा इसमें, खैर चेंजिंग करंट्स हैं। अभी तो सर्किट के अंदर एनर्जी, करंट तो सर्किट के अंदर है। उसने हवा में निकाल के दिखा दी इस एनर्जी को, और उस हवा में पहली बार जो एनर्जी निकली वो वेव की फॉर्म में बाहर निकली, और उस वेव का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लोगों को समझ में आ गया कि भाई एनर्जी भी उड़ के जा सकती है यहां से वहां तक। और इससे बनी एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन क्या है? एक्सरे मशीन ऐसे चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उससे भी बेटर एग्जांपल देता हूं मैं। एक्सरे मशीन तो फिर भी अलग प्रिंसिपल है। आज आपकी जेब के अंदर एलसी ऑसिलेटर पड़ा हुआ है, आपका मोबाइल फोन, आप रिंग करो, फोन मिलाओ, एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है अंदर, एलसी एलसी एलसी, फटाफट एनर्जी घूमनी स्टार्ट हो जाती है। तो एनर्जी घूमती है और आप बात करना शुरू करते हैं, फोन मिल गया। आपकी आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस सेल की जो एनर्जी घूम रही है उसमें ऐड कर दी जाती है, और उसको एंटीना के थ्रू हवा में ट्रांसमिट कर देते हैं एनर्जी को। एंटीना मोबाइल टावर से दूसरे बंदे के फोन पे जाता है, उसकी भी एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है, वो एनर्जी उस जो सिग्नल आया उसकी एनर्जी में मिक्स हो जाता है, और फिल्टर लगा के उसकी आवाज को अलग से लाउड स्पीकर से बाहर निकाल दिया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन पूरा दुनिया के इस पे चल रहा है, एलसी ऑसिलेशन चलती हैं, तो एलसी ऑसिलेटर लगे होते हैं। तो ये एलसी ऑसिलेशन, बोलते रहा हूँ, दुनिया चेंज कर गया। ये तो एक्सपेरिमेंट, ये तो प्रिंसिपल है, पर देखो 100 साल लग गए, 100 से भी ज़्यादा। आज देखो ज़माना कहाँ जा रहा है, व्हाट्सएप पर उड़ते जा रही हैं चीज़ें, फोटो में भी जाती हैं, वीडियो सब जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब एलसी ऑसिलेटर का काम है। खाना गर्म करना है, समोसे लेके आए, समोसे गर्म करने हैं, क्या करोगे? माइक्रोवेव में डालोगे और क्या करोगे? दबाओ 30 सेकेंड, तो क्या होगा? एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ निकल के खाने पे जाके गिरेगी, खाना गर्म हो जाएगा। तो ये छोटी बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी बात है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ काम आएगा एलसी ऑसिलेटर पर। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ली वो आगे डिस्कस करते रहेंगे, जो करना है। हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। जो मेंस में आता है वो ऐसा आता है, मेंस वालों को याद आ जाती है +1 की एकदम, सीबीएसई वालों को नहीं आती, सीबीएसई यहीं तक है। मेंस वालों को याद आती है, अरे एलसी ऑसिलेटर छोड़ो, हमने तो एसएचएम स्प्रिंग मास की भी की थी। तो कहते हैं देखो हमने स्प्रिंग मास ऐसे किया था, हमने एक क्या किया, हमने एक मास को खींच दिया। स्प्रिंग जो है वो, स्प्रिंग की ये मीन पोजीशन है, आपने स्प्रिंग को खींच दिया, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? स्प्रिंग एनर्जी, ½ और इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी? 0। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है कि आपने एनर्जी भर दी स्प्रिंग में, आपने एनर्जी भर दी कैपेसिटर में, तो स्प्रिंग का काम यहां पर कौन कर रहा है? कैपेसिटर। अब इसे छोड़ दो, जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा स्प्रिंग की एनर्जी 0 हो गई और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, मास की एनर्जी मैक्सिमम ½ क्योंकि जब वो मीन को क्रॉस करेगा इट विल क्रॉस विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां पर ½ अब ये काम करेगा इंडक्टर की तरह, इसमें इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, स्प्रिंग की एनर्जी 0 है, कैपेसिटर की एनर्जी भी 0 है। फिर क्या हुआ? फिर अगले केस में ये मास जो है वो एक्सट्रीम पे आया, इसकी काइनेटिक फिर से 0 हो गई, काइनेटिक 0 हो गई, इंडक्टर की एनर्जी 0 हो गई, स्प्रिंग एनर्जी भर गई, कैपेसिटर की एनर्जी भर गई। पहले स्प्रिंग एक्सपेंशन में था, अब स्प्रिंग कंप्रेशन में है। कैपेसिटर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अब स्प्रिंग मीन पे आया, अब सारी एनर्जी स्प्रिंग की 0, कैपेसिटर 0, और एनर्जी ओनली काइनेटिक, एनर्जी काइनेटिक यानी कि इंडक्टर की एनर्जी भर गई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मास राइट जा रहा है लेफ्ट की जगह, तो इंडक्टर की एनर्जी भी उल्टी हो गई। अब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, डायग्राम ओरिजिनल। तो इसको कंपेयर किया जा सकता है विद स्प्रिंग मास सिस्टम। आपके मेंस और नीट में एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपेयर करो एलसी ऑसिलेटर को किससे? स्प्रिंग मास सिस्टम से। तो आप अपने मन में याद रखना, क्या ये याद रखना कि जो कैपेसिटर का काम कर रहा है ½ Q² c, उधर कौन काम कर रहा है? स्प्रिंग काम कर रहा है ½ kx²।
और ऐसी जो इंडक्टर काम कर रहा है हाफ एल आई स्क्वायर, इधर से कौन काम कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट याद रखना, आपका मैच द फॉलोइंग करने में कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। लेकिन ये कंपटीशन के लिए है, एलसी ऑसिलेशन तो बेसिक तो मैंने बता ही दिया क्या है।